गाइस वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो चलिए इस ड्रामे को निपटाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ड्रामा का आखिरी पार्ट एफू के दादाजी से किसी को पता चला कि उसका बर्थडे आने वाला है। इसी बात की वजह से वो सोचती है उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगी, क्योंकि अब ये तो फैक्ट था, आज तक वो ने यांची को बिल्कुल भी बुरी तरह से तो ट्रीट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक स्पेशल जगह जरूर था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर जाने के बाद उसे मैसेज करती है, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पे जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम फ्री हो? वो बोलता है ओके। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर आता है यांजे। यांजे बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो बोलते हैं बस एक फ्रेंड है। उसके बाद वो दिखता है बॉक्स जो था टाई का। वो बोलता है काफी प्यारी टाई है। उसके बाद उसे क्यों कैसा लगा कि ये उसके लिए लेके आई होगी। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मुझे पसंद आएगा। यांसी उस बॉक्स को पकड़ते हैं और बोलते हैं एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं है, मैं अपने एक दोस्त के लिए लेके आई हूँ। और तभी वो बोलता है कि कौन सा दोस्त जिसको मैं जानता हूँ। तभी वो बोलती है नहीं तुम नहीं जानते, और उसके बाद उस टाई को पकड़ लेती है। टाई वाला बॉक्स हमें पैरेलल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फू था वो बाहर निकल रहा होता है। तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस हमें 1 घंटे में मीटिंग पे जाना है। वो बोलता है पोस्टपोन कर दो। वो बोलता है बस बहुत जरूरी मीटिंग है। तभी वो बोलता है कि मेरे लिए अभी ये काम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, तो जस्ट होल्ड करो मीटिंग को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम देखते हैं और फिर से जहाँ पर यांसी से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बोलते कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है, तो लेट मी गो बोलकर बाय बोल के चली जाती है। यांजी को लगता है कि क्योंकि उसने उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया, जिस बात की वजह से आज भी वो नाराज है। के बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि तुमने अचानक मुझसे मिलने के बारे में बात की, क्या बात है प्रिंसेस, कोई काम था ऐसा जरूरी? और तभी वो बोलते मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आई थी। वो बॉक्स देती है और वो बोलते है कैसा है बताओ। तभी वो बोलता है ठीक ही है, इतना तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता हो। उसके बाद वो बोलती है अगर तुम्हें पसंद आया तो कोई बात नहीं, मैं फेंकवा दूंगी। वो बोलता है किसने बोला पसंद नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अगर लेके आ गई हो तो एक काम करो आप मुझे पहना दो। वो बोलती है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से, तो इसका कोई फायदा नहीं, बोल के वो फेंकने के लिए जाने वाली थी। तभी फू यांसी को पकड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है अच्छा सॉरी सॉरी एक काम करो आप ये पहना दो मुझे। उसके बाद वो उसे टाई पहनाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बड़े प्यार से देखता है और वो बोलता है कि तुम मुझे ये टाई इसलिए तो नहीं दे रहे हो क्योंकि यांजी को पसंद नहीं आया, तुम लाई लेके आई तो यांजी के लिए होगी, लेकिन उसे पसंद नहीं आया तो तुम ऑप्शन सोच के मुझे दे रहे हो, पैसा खर्चा हुआ इसलिए। वो बोलते नहीं ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। और तभी वो तो खुश होता है, पहले ही दिखाया जाता है क्योंकि यांशी की हरकतें आज थोड़ी स्ट्रेंज थी, जिस बात की वजह से यांशी उसे फॉलो करते करते उस होटल तक आ पहुंचता है जहाँ पर ये दोनों थे। उसके बाद वो अंदर की तरफ चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यांशी को पूछता है कि तुमने आज तक उसके लिए टाई नहीं खरीदा? वो बोलती है नहीं, बस दादाजी बोले थे कि हम दोनों फियांसी है, वरना उसने कभी मुझे फियांसी कंसिडर नहीं किया, मैं बस एक रिश्ते को मानने की हम कोशिश कर रही थी। बाद हमें दिखाया जाता है उस सेक्शन में यान जब पहुंच जाता है जहाँ पर दोनों थे, वो अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो बताया तुम दोनों। तभी वो बोलता है कि व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है कि मैं तो बस बोल रही था कि यांसी पता नहीं किसके साथ गई हो, लेकिन तुम्हारे साथ है तो इट्स ओके, एटलीस्ट मैं ऐसा शांत हूँ अब। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, एडल्ट हो चुकी है, तो अगर वो किसी स्ट्रेंज मैन के साथ किसी फॉरेन मैन के साथ जाती है तो भी तुम्हें गलत क्यों लगता है? ऐसे जासूसी करना गलत नहीं लगा? तभी यांसी उसे लात मारती है, इशारा करती है कि मुझे फंसाओ मत। तभी वो दिखता है टाई जो उसने पहना हुआ था। वो बोलता है कि मुझे लगा था यांसी टाई किसके लिए लेके आई होगी, और ये क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर इसके पीछे पीछे आया था, लेकिन तुम्हारे लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम तो सब साथ में पले बड़े हैं ना, और तुम्हारे लिए भी यांसी छोटी बहन जैसी है। वो बोलता है राइट, तुम्हारे लिए यांसी छोटी बहन जैसी है, और मुझे तुम्हें तो कैसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो यांसी ने मुझे गिफ्ट किया? क्या बात हुई यांसी, तुम दोनों साथ में पले बड़े हो, तुम्हारा वो भाई है, तुमने क्या आज तक उसे कुछ गिफ्ट नहीं किया? ये तो गलत बात है ना, उसे बुरा लगेगा। वो बोलता है नहीं नहीं मैं इतना जेलस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं यांसी को अच्छे से जानता हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब आ ही गए हो तो साथ में डिनर कर लेते, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हमारे पर्सनल स्पेस का कवाड़ा तो कर ही दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांजे बैठता है और इसके बाद वो बोलता है तुम्हें तो पता है अभी ये छोटी है, इसको दुनियादारी समझ है नहीं, तो मुझे डर है कि क्योंकि ये अभी बहुत इनोसेंट है, तो बाहर वाले लड़के पता नहीं कैसे कैसे लड़के थे, तुम्हें तो पता है, इसलिए अगर धोखा वोखा दे दिए, अगर इसको कोई डबल गेम खेलने लगा तो प्रॉब्लम हमें होगा, और इसका दिल टूटे मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे था। वो बोलता है यार राइट, आजकल के लड़के का बताया नहीं जा सकता ना कौन क्या सोचता है किसके बारे में।
तुम बहुत सही करे, जो भी कर रहे हो आई एम प्राउड ऑफ इट, ऐसा वो बोलता है। यांशी को नीचे टेबल के नीचे से उससे छेड़ रहा होता है। यांशी तो बस फोकस कर रही थी कि उससे बच पाए, और तभी वो बोलता है लेकिन तुम इतना टेंशन मत लो, जैसे तुम्हारे लिए यांशी है मेरे लिए भी वैसे ही है, मैं उसका बड़ा हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा जहाँ तक मेरी बारी आती है, तो और तुम अपने पार्ट पे अपना कर लेना, ऐसे भी तुम्हारी तो छोटी बहन है। और तभी वो बोलता है यू आर राइट, मैं तो इसके लिए इसके फादर फिगर की तरह हूँ, तो मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना आता है, ऐसा बोलता है। इसका एक गंदा आदत था जहाँ पर वो कभी भी बाहर वालों के सामने यांशी को अपनी फियांसी नहीं बताता था, और यही चीज का फायदा उठा रहा होता है फू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, तभी कॉल आता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांशी था वो बोलता है कि अभी डिनर तो कर लिया हमने, तो अब घर चलते हैं, चलो यांशी बोलकर उसे लेके जाने लगता है। बेचारी यहाँ पर इसका बर्थडे बनाने आई थी और वो बर्थडे का कवारा करके चला गया। तो वहाँ पर केक आता है और जो फू था वो बोलता है इसको फेंकवा दो, कोई काम नहीं अब इसका, थोड़ा अपसेट होता है। बाहर जाने के बाद दिखाया जाता है जो यांशी था वो यांशी को बोलता है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, शादी करने के लिए मना किया, इस बात की वजह से तुम उसकी मदद ले रहे होगी ना मेरे बारे में पता करने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। देखो मुझे अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें एज एन अपनी पार्टनर नहीं कंसिडर किया। हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम समझ रहे हो, बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वो उससे बोलता है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है, तो अब दादाजी की बातों को हम टाल नहीं सकते, और इसीलिए तुम ऐसे बहाना बंद करो। वो तो मेरा दोस्त है, वरना कोई और होता उस टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि लड़के ऐसे नहीं होते जैसे तुम सोच रहे हो। वो बोलते राइट, लड़के ऐसे नहीं होते जैसे मैं सोच रही हूँ, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मेरे पर्सनल स्पेस पे ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हो। वो बोलता है तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, बहन हो मेरी। वो बोलती है राइट मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन मैं एडल्ट हूँ, और ये बार बार मुझे परेशान करना बंद करो कि मैं कहीं भी जाऊँ जो भी करूँ वो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, और मुझे अपना ख्याल रखना आता है। वो बोलता है नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम्हें इन लोग बेवकूफ बना सकते। तभी वो बोलती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं खो सकती हूँ, कोई मुझे उठा लेगा, तो एक काम करो ना मेरे पीछे जीपीएस ट्रैकर लगवा दो, लेकिन मेरे पीछे आना बंद करो, मुझे नहीं पसंद ये चीज। वो बोलता है मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि दादाजी तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, और मैं भी कंसर्न हूँ तुम्हारे एल्डर की तरह। वो बोलती है कंसर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये कंसर्न, ऐसा वो बोलती है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उसने उसके साथ वो जो कमिटमेंट वाली शादी के लिए मना कर दिया, इसीलिए वो गुस्से में है। हमें देखा जाता है तभी जो था उसे कॉल आता है कि उसे जल्द से जल्द ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसकी वजह से वो बोलता है कि मुझे अभी ऑफिस में निकलना है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो और घर जाओ, मैं क्या करवा रहा हूँ। वो बोलती है कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा सकती हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, परेशान करना बंद करो, बोलकर वहां पर वो आगे की तरफ निकल लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांशी जो होती है 2-4 स्टेप आगे जाती है, जब वो रियलाइज करती है कि वहां से यांशी जा चुका था, उसके बाद वो वापस चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है ओ फिर से वो दरवाजा खोलती है, उसके बाद वो सीधा जाती है उसके पास। फूको बोलते है तुम मुझे पसंद करते हो। वो समझ नहीं पाता, वो बोलती है मुझे पसंद करते हो, पहली और आखिरी बार पूछ रहे हो। वो बोलता है हाँ। उसके बाद उसे डायरेक्ट तो शॉक में आता है, बाद में पता चला यहाँ पर तो लाइव जो मीटिंग चल रहा था, जहाँ पर इतना अच्छा मूवी देखने का चांस मिला सबको, सबके तो पाक चमक गए थे। उसके बाद वो शौक में वो बोलती है कि तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो, अगर तुम मुझे लाइक करते हो कंसंट्रेट करो। बोलता है अगर तुम माइंड ना करो तो ये काम थोड़ा पॉज करके, क्योंकि मैं मीटिंग पर देखती हूँ वहाँ पर। उसके बाद वो बहुत एम्बैरेस होती है, वो बोलती है कोई जल्दी नहीं, तुम अपना काम खत्म करो, और उसके बाद अपने माथा पकड़ने लगती है। दिखाया जाता है जैसे मीटिंग खत्म होने वाला था उस टाइम पे एक बंदा पूछता है कि वो लड़की कौन थी, तभी वो मीटिंग को ऑफ करता है। उसके बाद वो यांशी को बोलता है कि आज तुमने जो किया तुम्हें पता है। वो बोलती है कि मैं थोड़ी जल्दी में थी, और तभी वो बोलता है अब ये करने के बाद तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम ड्रंक थी, क्योंकि लास्ट टाइम नशे में थी, इस बार नहीं हो, तुम होश हवास में हो। तभी वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। तभी वो बोलता है अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो क्या होगा। वो बोलती है आई डोंट केयर। उसके बाद वो बोलता है प्रिंसेस जो कियो तो उसका मतलब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं पता था, लेकिन आज जो हरकतें थी वो अलग थी। और हमें दिखाया जाता है तब वो बोलता है प्रिंसेस कब शादी तोड़ रही हो अपने भाई के साथ। वो बोलता है क्या, तभी वो बोलता है हाँ क्योंकि मैं कमिटेड लोगों के पीछे नहीं पड़ता, और तुम्हारी हरकतें थोड़ी अलग है, तुम मेरे लिए स्पेशल केस हो। तो अब मुझे ये बताओ कि दादाजी के पास जाकर तुम कब बोल रहे हो कि
यान जी के साथ तुम कोई शादी वादी नहीं करने वाली, ताकि मैं अपना आगे का स्टेप ले सकूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान्सी को तभी मैसेज आता है यान जी का, तो फोन को काट देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान्सी बोलती है, अगर मैं दादाजी के पास आकर ये बोलूं कि मैं यान जी से शादी नहीं करने वाली, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो बोलता है मुझे वो वक्त का इंतजार जरूर रहेगा। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, क्योंकि जिस बंदे के लिए मैंने अपनी लाइफ के 8 से 10 साल गुजार लिए उसका वेट करके उसने तो मुझे छोड़ दिया। वो बोलता है तो मेरे लिए बहुत कुछ है प्रिंसेस जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बोलती है क्या तुम बाद में मुखर तो नहीं जाओगे? वो बोले नहीं। उसके बाद वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। बंदे ने सीधा सीधा बोल दिया कि तू ही बीवी बनेगी, तू ही मेरी सब कुछ है। उसके बाद अब उसके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए बोलती है कि वो जूस कैसा है। वो बोलता है ठीक ही है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया और मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। वो बोलते हैं एसी तो है रूम में। वो बोलता है दैट्स नॉट वर्किंग। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आती हूँ। वो उसे बोलता है रुको। वो बोलता है फिलहाल अभी मेरे लिए क्वाइटर प्लेस चाहिए, शांत जगह और एसी वाला रूम चाहिए। वो समझ जाते हैं क्या कहने की ट्राई कर रहा है। एंड देन हम देखते हैं अब पैरेलली दोनों भयंकर तरीके से एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है यानजी उसके ईयर पे किस करता है। वो बोलता है क्या यानजी ने तुम्हें कभी ऐसे किया हुआ है? वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद उसे फिर से दोबारा किस करता है और वो पूछता है ये? वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो कुछ बोलता है, उससे पहले यानजी उसे रोकती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर अपने आप को यानजी के प्रॉक्सी बना के रखने वाले हो या फिर कुछ और भी प्लान है? वो बोलता है मुझे बस एक बात बताओ प्रिंसेस, तुम कब दादाजी को जाके बोलने वाली हो तुम्हें यानजी से शादी नहीं करनी? वो बोलती है मुझे तुम्हारी मदद। वो बोलता है मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है क्यों? तभी वो बोलता है तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। वो बोलती है कि ये अट्रैक्शन ही तो हो सकता है ना। वो बोलता है अट्रैक्शन और प्यार में बहुत फर्क है, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कब से प्यार करता हूँ। उसके बाद वो बोलती है ठीक है, लेकिन तुम यानजी की तरफ पीछे तो नहीं हटोगे ना बाद में? वो बोलता है ऐसा तो मेरा कोई फितरत है नहीं, और मुझे कभी भी यानजी जैसा सोचना भी मत, कंपेयर भी मत करना। हो सकता है कि वो तुम्हारा अच्छा भाई हो, लेकिन अच्छा पार्टनर कभी भी नहीं है। वो मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैंने तुम्हें डे 1 पे बोला था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और तुम अभी ड्रंक नहीं हो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? वो बोलती मुझे पता है मैं ड्रंक नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ पूरे होश हवास में कर रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि बस तुम ना मेरा भरोसा मत तोड़ना। उस टाइम पे वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देने के लिए तैयार हूँ, और मैं शुक्रगुजार रहूँगा अगर तुम दादाजी को जल्द से जल्द जाके बताओगे कि तुम्हें यहाँ जैसे शादी नहीं करनी। वो बोलती है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। अब मुझे देखना है कि तुम मुझे कितना खुश रख पाते हो, उसके बाद देखती हूँ मुझे दादाजी के पास जाके बोलना है या नहीं। ऐसा वो बोलती है। दोनों एक अच्छा सा प्यारा सा इंटीमेट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांजी कंटिन्यूसली यांजी को कॉल कर रहा था। अब तो इसका फोन ऑफ आ रहा था। वो तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो जाने की ट्राई करता है यांजी है कहाँ पर। उसे लगा था घर पर होगी। इसी बात की वजह से वो बाहर की तरफ जाता है पार्किंग एरिया में जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके पूछता है कि बॉस मीटिंग है आप कहाँ गए हो। तभी वो बोलता है कि यांसी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वो बोलता है ऐसा हो सकता है कि वो घर पे हो। वो बोलता है घर पे हो तो भी वो कभी भी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करती। वो बोलता है गुस्सा होगी। तभी वो बोलता है हाँ मैंने उसे थोड़ा डांटा है, लेकिन वो मुझे इग्नोर नहीं करती है। यांसी के लिए हमेशा मैं नंबर 1 प्रायोरिटी हूँ, तो मुझे लगता है कुछ और बात है। वो बोलता है बॉस ऐसा भी हो सकता है ना कि वो साव ले रही हो, आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। वो बोलता है मुझे घर जाकर देखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे, यहाँ पर वो सीधा यांजी के कमरे में घुस जाता है। जो यांजी अभी सावर लेके आई थी, इस बात की वजह से वो जल्द से जल्द बाहर निकलता है। वो बोलता है कि तुमने मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं किया यांजी? वो बोलती है मेरा कल फोन ऑफ हो गया था, उसके बाद मैं थक गई थी और मैं सो गई, और अभी मैंने देखा नहीं मैं सावर ले रही थी। ऐसा वो बोलती है। उसके बाद यांजी तब जाके कन्विंस होता है और वो बाहर जाता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है यांजी जो थी ओफू को मैसेज करती है कि मुझे सही वक्त पे घर पहुंचाने के लिए थैंक। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में दादाजी को कोई तो यांसी और फू के साथ वाले फोटोज भेज देता है। दादाजी तो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद अपने पोते यांसी को कॉल करते हैं वीडियो कॉल पे। वो बोलते हैं कि तुम यांसी से शादी कब कर रहे हो? वो बोलता है दादाजी थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दी हो रहा है सब कुछ। तभी वो उसे बोलने लगते हैं कि अगर तुम सही वक्त पे कुछ नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे दूर चली जाए, और मैं इतनी अच्छी लड़की को दूर जाते हुए देखना नहीं चाहता। वो हमारे साथ ही पली बड़ी है। वो बोलता है वो मेरे लिए छोटी बहन जैसी दादाजी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यांसी आती है, क्योंकि बंदे अभी वीडियो कॉल में थे। वो बोलती है कि दादा सच बोल रहा है, वो मेरे लिए भाई जैसा है, और अपने
बड़े भाई से कोई शादी नहीं करता, हम दोनों साथ में पले बड़े, उसने मुझे गार्जियन की तरह मदद की है, सपोर्ट किया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए वो फीलिंग नहीं है और मुझे पता है उसके मन में भी नहीं है, तो आपको खुश करने के लिए हम शादी नहीं। अब यान जी थोड़ा शौक में आता है और तभी दादाजी बोलते बेटा क्या हुआ, इसने कुछ किया क्या, मुझे बताओ, मैं इसे पनिशमेंट दूंगा, इसने तुम्हें हर्ट किया क्या, इसने तुम्हें कुछ बोला क्या, मुझे बताओ। और तभी वो बोलते दादाजी इसने कुछ नहीं किया, बस बात है कि इसको मुझसे शादी नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी। अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी तो इस ये फैक्ट नहीं बदलेगा ना कि आप मेरे दादाजी हो, आप तो मेरे दादाजी, हमेशा सच हो बोल के वहाँ से वो चली जाती। दादाजी तो टेंशन में आ जाते, उनकी सांस फूलने लगती है और वो बोल रहे होते हैं कि मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, इतनी प्यारी लड़की को अपने घर से दूर कैसे जाने दूँ, ये तो हमारे साथ पॉली बड़ी है। तभी वो के दादाजी वहीं पर होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्ची है और आजकल के बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पति को उससे भी बेटर लड़का मिले। वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने पोते के साथ ही शादी करवानी है इसकी। और तभी वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इस दुनिया में इसके लिए किसी और को बनाया गया हो। तभी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मन मन में बोलते कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि फू के साथ उसकी शादी हो, वरना वो यहाँ इस घर से चली जाएगी और मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। और फू के दादाजी बोलते कि मेरा पोता भी तो अच्छा है ना ऑप्शन, और ऐसे भी तुम टेंशन मत लो, जो भी लड़का यांसी को मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। वो बोलते कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सब कुछ, वो तो टेंशन के मारे वहां से बाहर की तरफ चलने लगते। यांची जो होती है उसके बाद हमें दिखाया जाता है फू को लेकर घर के अंदर आ रही होती है, लेकिन दादाजी तो उन दोनों को इग्नोर मारकर टोटली वहां तक चले जाते हैं। दोनों नहीं समझ पाते कि दादाजी को क्या हो गया। दरअसल दादाजी जी को डांटने के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते पे जाते जाते उनके हाथ एक आर्टिकल लगता है जहाँ पर क्लियरली ये चीज मेंशन था कि यांची के किसी एक्ट्रेस के साथ, मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है। उसके बाद वो उसके घर पे जाते हैं, उसे बहुत डांटते हैं, वहां पर उसके डैड भी होते हैं और वो उसे बहुत सुनाते हैं कि यांची इतनी इनोसेंट है, इतनी अच्छी लड़की, इसको तुमने धोखा दिया, इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, बचपन से तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी और तुमने किसी एक्ट्रेस को उठा लिया, उसके साथ सो गए। और वो बहुत डांटने लगते हैं और जिसके चक्कर में उनको हार्ट अटैक आता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं। दादाजी यांची से सॉरी बोल रहे थे, माफी मांग रहे थे कि इतना निकम्मा पोता तुम्हारे पल्ले पड़वा दिया, माफ कर दो, और वो रो रहे होते हैं। दादाजी को बोलते कि दादाजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दादाजी को समझाने की ट्राई करती है, लेकिन दादाजी थोड़े से इमोशनल हो गए थे, वो सॉरी बोले जा रहे होते हैं। यांची को बुरा लगता है, वो बोल रहे होते हैं कि मैं यांची के साथ शादी ना करूँ तो भी मैं आपकी पोती हूँ। तभी यांची बोलता है किसने बोला मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर तो शॉक का माहौल बनता है, मतलब होता है ना सब लोग शॉक में आ गए, ये क्या बोल रहा है। यांची तो स्पेशली शॉक में थी। तभी दादाजी अच्छे थे, वो बोलते कि तुम बाहर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो और अब आके बोल रहे हो कि तुम यांची के साथ शादी करना चाहते हो। मुझे ये समझ में आता है कि तुम यांची को पसंद नहीं करती, तो यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें फॉरेन में वहीं पर हमेशा के लिए भिजवा दूं, बोल के उसे बाहर भेज। गर्लफ्रेंड होती है वो हॉस्पिटल आई हुई होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वहाँ पर वो यांची को देखती है तो उसे मिलने लगती है। कुछ कमी नहीं, यहाँ पर मिलने अच्छे मन से नहीं, बल्कि वो ये दिखाना चाहती थी कि मेरा और यांची का बहुत अच्छा रिश्ता है और उसे बोलती कि तुम बुआ बनने वाली हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोलते ठीक है। उसे लग रहा था कि वो यांची के लिए रोती रहती है ना, यांची को पाने के लिए कुछ भी कर सकते, तो अब उसे बुरा लगा है। उसे क्या पता कि यांची लाइफ में बहुत आगे जा चुकी है। वो बोलते कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से प्रेग्नेंट हो या ना हो, तो आई डोंट केयर। तभी वो बोलते कि तुम अपना इमोशन कंट्रोल करने की ट्राई करो। मुझे बाबा मैं नहीं करती उस बंदे से प्यार, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम दोनों जो करो मरो या फिर कुछ भी हो। तभी वहाँ पर यांची पहुंचता है। यांची बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। बोलते हैं हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों इतने क्लोज है, तुम्हें तो आइडिया। यहाँ पर यांची को ऐसा लगता है कि यांची बहुत हर्ट हो गई होगी, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो बोलती है कि देखो मुझे कोई लेना देना नहीं, वो उसे धक्का देकर चली जाती है। उसकी गल में मुझे रोकने की ट्राई करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में मुझ पे गुस्सा मत करो। तभी वो बोलता है कि सबसे पहली बात तो तुम यांची को गुस्सा नहीं दिला सकती, उसको हॉट नहीं कर सकती। कोई भी आके अगर यांची को हॉट करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने वही किया है, गेट लॉस्ट बोल के उसे वहीं भगा देता है और बाहर जाता है। यांची ऑलरेडी फू की गाड़ी में बैठ चुकी थी, तो यांची के पास आके बोलने लगता है कि यांची मेरी बात सुनो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम बार बार उसको परेशान क्यों कर रहे हो, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि सिंपली एक लड़की जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है उसको तुम रोक रहे हो, तुम कब तक उसे परेशान करोगे। वो बोलता है ये मेरी बहन के बीच की बात है। वो बोलता है राइट, तुम्हारी बहन के बीच की बात है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ ना, आप क्या कर सकते हैं, हम दोनों साथ में पले बड़े, तो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो। प्लीज स्टॉप बॉदरिंग हर, वो ये डिजर्व नहीं करती, वो अच्छी लड़की है। जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स नहीं, इट डजंट मीन कि तुम उसको कैसे भी कभी भी कहीं भी यूज करो। तभी बोलता है मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वो
मैंने कभी भी नहीं बोला कि यांशी से मैं शादी नहीं करूँगा, यांशी से मैं प्यार नहीं करता। तभी वो बोलता है राइट, तुमने कभी नहीं बोला कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुम एक कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं दे पाए। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो कमिटमेंट नहीं दे पाए। तुम एक लूज़र हो और तुम इसके अलावा कुछ नहीं हो, और अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम यांशी के लिए लायक हो। वो बोलता है कि तुम मेरे यांशी के नीचे मत बोलो। वो बोलता है नहीं, मुझे बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम एक इनोसेंट लड़की के इमोशन के साथ खेल रहे हो। तुम्हारे लिए वो कोई प्ले थी कि तुम जब भी मन किया आके खेल लिया, उसके बाद चले गए बाहर लड़कियों के पास, उनका बाहर जाके मुंह मारने के लिए, और फिर से बोर हो गया तो घर का खाना खाने आ गए। ऐसा नहीं होता है यहाँ जी। लाइफ में ना एक कमिटमेंट चाहिए होता है। लड़कियाँ उन लड़कों के आसपास आना पसंद नहीं करती जिनको कमिटमेंट से नफरत हो, और तुम वही लूजर हो जो एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तुम्हें तो हर जगह मुंह मारना है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है फोको। यांजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है सब कुछ करके यांशी तुम्हें पसंद करने लगे? क्योंकि वो बोलता है कि मेरे लिए तो और थी थे, अगर वो मुझे पसंद करती है तो मेरे तो किस्मत खुलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं करती तो भी एटलीस्ट मैं तुम जैसे लूजर को उसके आसपास आने भी नहीं दूंगा, बोलकर वो उसे धक्का देता है। और उसके बाद दोनों गाड़ी से वहां से चले जाते हैं। आगे जाके फू गाड़ी को रोकता है और उसके बाद यांसी को हैंकरचीफ देता है। वो बोलता है रोना है तो रो लो, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मैं हूँ और मैं वेट कर लूंगा जब तक तुम रो के खत्म ना करो। वो बोलती है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो इस बात की वजह से, और ऐसा लगता है कि तुमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया हुआ है ये लाइन बोलने के लिए। और तभी वो बोलता है राइट, मैंने प्रैक्टिस तो बहुत किया हुआ है और मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों में फोर्स नहीं कर सकता। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है यांशी बोलती है अगर तुमने सच में प्रैक्टिस किया है तो थोड़ा वेट करना सीख लो, और मुझे आज घर जाना है। उसके बाद वो घर जाती है, देखती है कि यांशी ने पूरा अपने कमरे का कबाड़ा करके रखा हुआ था, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बाढ़ आ चुका। इतना खराब सिचुएशन में था बंदा। अब इंसान प्यारा सा पप्पी को 2 बिस्किट दो, उस पे तो प्यार आने लगता है। तो यांशी बेचारी वो उसे अपनी पुरानी बातें याद दिलाने की ट्राई कर रहा था, तभी वो थोड़ा दूर से इनकी बातें सुन रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है यांशी जो होती है उसको वो बोलता है मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर जाओ। वो उसे बोलते कि ये सब कुछ नॉनसेंस है, आप बस तुम आराम करो। उसे हक करता है तो उससे ये बोल रहा होता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, और तभी उसे धक्का देती है और बोलती है कि तुम थक चुके हो, आराम करो, ये सब कुछ करना सही नहीं। उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए वो इतना मैटर करने लगा है, तुम उसके क्लोज हो। अभी बोलते तो क्या, तभी वो बोलता है कि तुम दोनों क्लोज कैसे हो सकते हो, वो तुम्हारे लिए भाई है। वो बोलते राइट, तुम भी तो मेरे लिए भाई हो ना, और तुम तो स्पेशली मेरे लिए अपने क्लोज वाले भाई हो, अपने इकलौते भाई हो, तो बस वो तो तुम्हारा दोस्त है, दैट्स इट। तभी वो बोलता है कि क्या तुम और वो इतना क्लोज हो जितना मेरे साथ हो, उससे भी ज्यादा। तभी बोलते कि तो क्या, उसे जाके तुम मारोगे पीटोगे, क्या करोगे, तुम इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो, बोल के वहां से वो चली जाती। जी नीचे की तरफ आ रही होती है, तभी वो उसे वाल की तरफ पुश करता है। वो बोलती है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? वो बोलता है कि अभी तुम अपने भाई के साथ क्या बात कर रही थी, मुझे पता चल गया, मैंने सब कुछ सुना। वो बोलते हैं अच्छा तुम गुस्से में हो। तभी वो बोलता है तुम्हें ये दिखता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि मुझे बुरा लग रहा है। तभी वो बोलते हैं इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। तभी वो बोलता है कि जब वो तुम्हारे साथ इतने पैशनेट तरीके से इतने इंटेंसली बात कर रहा था, तब तुमने उसे मना क्यों नहीं किया, वो तुम्हें हक कर रहा था, तुमने उसे धक्का क्यों नहीं दिया। वो बोलती है पागल है, वो मेरा भाई है, उसके साथ मैं पली बड़ी हूँ, और मैंने चाहती को कोई वो स्टूपिड हरकतें ना करे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वो बोलते है, तभी वो बोलता है तुम हमारा रिलेशन कब पब्लिक करोगे। वो बोलती है थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं नहीं चाहती कि वो कोई बेवकूफ़ी करे, क्योंकि वो बहुत स्टूपिड है। तो वो बोलता है पहले तुम्हें डर था कि दादाजी को कुछ ना हो जाए, फिर अभी तुम्हें डर है कि तुम्हारे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी फीलिंग का क्या, मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ उसका क्या। तभी वो बोलते हैं कि तुम बस अभी पैनिक कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं जाऊंगी ये बताऊंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें कुछ कर ना ले, मुझे नहीं भी। वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बहाने। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारे फैमिली वालों के लिए फीलिंग है, दैट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल या फिर पूरी लाइफ, मेरा क्या है, मुझे तो वेट ही करना है ना तुम्हारा। तुम ये चीज कंफर्म नहीं कर पा रहे कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, या फिर तुम एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तुम इसमें मेरी गलती कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी वो बोलता नहीं इसी बात था। वो देखता है कि जो यान था वो नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब वो क्लोज ही था। उसके बाद वो यांसी को बोलता है यांसी एक बात बताओ, तुम मुझे भाई का सब्स्टिट्यूट मान रहे हो ना अपने फियांसी का। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं। तभी वो बोलता है कि क्योंकि उसने तुम्हें इग्नोर किया, क्योंकि उसने तुम्हें शादी करने से मना किया, इसलिए तुमने मुझे एज एन सब्स्टिट्यूट यूज किया हुआ है ना, तुम्हारे लिए मैं कोई मायने रखता। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, और वो कुछ नहीं है मेरे लिए, मैंने कभी भी डे वन से उसका सब्स्टिट्यूट सोचा नहीं है तुम्हें। वो बोलता है कैसे प्रूव करोगे, मुझे प्रूव करो, क्योंकि मेरा आज दिमाग खराब हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूंगा।
यांशी फौरन उसको किस कर देती है। उसके बाद जो था आप लोग समझ गए होंगे कि यांशी देखता है और उसका मतलब देखिए तो मेरी वाली बंदी टाइप का रिएक्शन। उसके बाद तो जो यांशी था आता है और ओफू को मुक्का मारता, तभी वो बोलता है भाई क्या कर रहे हो। तभी यांशी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हें इससे किस किया। तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। वो भी उसे मुक्का मार देता है और वो बोलता है मैंने अपनी बंदी को किस किया है, तुम्हें थोड़ी किस किया है। तभी वो बोलता है कि वो मेरी फियंसी है, वो मेरी मन है, तुम उसको हाथ कैसे लगा सकते हो, तुम इसके क्लोज कैसे जा सकती हो। वो बोलता है कि तुझे इस दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली जो मेरी फियंसी का। तभी वो बोलता है तेरी फियंसी, तुझे याद है तूने क्या बोला था इसको। उसके बाद यांशी बोलती है कि इसको हॉट करना बंद करो, वो उससे प्रोटेक्ट करती है। वो बोलता है कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही है तुम दोनों का, तुम दोनों क्लोज कब हुए, तुम दोनों एक दूसरे को जानते कितना हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई खिलौना है, जब आए खेल लिया चले गई। कुछ दिन पहले तक तो तुम इसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थे, तुम्हें तो शर्म आती थी कि इसको अपनी फियंसी बोलते हुए। तो तुमने सबको ये बोल के रखा था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। आफ्टर तुम दोनों तो ब्लड रिलेटेड नहीं हो, फिर भी तुमने इसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था। जब इसके मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट था, फीलिंग था, प्यार था, तुमने उसका गला खुद ही कोटा हुआ है। तुम बोलते थे ना कि तुम्हें एक ओपन मैरिज चाहिए, ओपन रिलेशनशिप चाहिए, तो सुन लो मेरी बात, मैं इसका ओपन रिलेशनशिप वाला पार्टनर हूँ। वो बोलता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, कब हुआ ये, कहाँ हुआ, मैं मानना ही नहीं चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों ओपन रिलेशनशिप में कैसे हो सकती हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। वो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। वो बोलता है तुम दोनों कितने क्लोज आए हो, तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तुम दोनों ने क्यों एक दूसरे को चूज किया। यहाँ से बोलते हैं बस करो, और कितना परेशान करोगे मुझे, और कितना मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत आने के लिए मजबूर करोगे। तुम क्या बोल रहे हो ओपन रिलेशनशिप, वो तुम्हारे लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं होता। ये मेरा कोई ओपन रिलेशनशिप नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ, ये मेरा बंदा है। कोई ओपन रिलेशनशिप वाला नहीं कि एक के साथ कहने के लिए रिश्ते में और 10 लोगों को मुंह मारना हो, तुम्हारा स्टाइल है मेरा नहीं बोल के। ओ यांजू को सुनाकर वहां से फूको लेकर निकल लेती है। आज तो यांजी का पूरी तरह से कट जाता है। यांजी बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोलते कि आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे प्यार या फिर तुम्हारे अपनेपन से, बहुत हो गया। और उसके बाद से चली जाती है। अगले दिन जहाँ पर यांजी जो है वो फूके चोट पर मलहम पट्टी कर रही होती है, तभी वो बोलती है कि खुश हो, अब तो उसने तुम्हें मुक्का मारा, तुम्हारे सिर पर भी मार सकता था। वो बोलती है कि तभी यांजी को फू बोलता है बेबी उसने मुझे मारा, यहाँ पर मारा, यहाँ पर मारा, मुझे लगता है तुम्हें मुझे ठीक करने के लिए ना किस करना चाहिए। उससे ऐसे कौन ही मार के बोलती कि तुम्हारे दिमाग पे लगा है मुक्का मुंह पे, लेकिन हरकतें पागल वाली कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी कॉल आता है कि दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दोनों हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है संजय की गर्लफ्रेंड जो थी वो इंटेंसली दादाजी के पास जाके गुड न्यूज दी थी कि मैं तो आपके पोते के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये चीज काम खराब कर गया। अभी वो सॉरी बोल रहे थे यान जी को। यान जी उसे तमाचा लगा के बोलता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, इस बच्चे को गिरा दो और आना मत दोबारा, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। और वहाँ से चली जाती है। हुए रिग्रेट उसे बहुत था उसकी स्टूपिडिटी की वजह से। एंड देन हमें दिखाया जाता है डैड भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे यांजी की हरकत की वजह से, क्योंकि रीजन तो यांजी ही था। लेकिन हमें दिखाया जाता है लकीली दादाजी की हार्ट सर्जरी ठीक हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, जिस बात की वजह से दादाजी खुश थे। दादाजी उससे पूछते कि क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है। वो बोलते हाँ। तभी दादाजी बोलते कि क्या तुम खुश हो उसके साथ। वो बोलते बहुत खुश हो। उसके बाद वो बोलते कि मेरा पोता तो निकम्मा था, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से खुशी मिलती, कोई या तुम्हें अच्छे से रख रहा है, देन आई विल बी ग्रेटफुल, मैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बड़ी वाली शादी करवाऊंगा बोल के दोनों को ब्लेसिंग देते। अंजय जो था उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरे मीडिया वालों को सारा सच बता दिया था, सारा सच इन दैट सेंस कि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिस बात की वजह से उसका बहुत बदनाम हुआ। एजेंट साइन है, सिस्टर गिरने लगते हैं, उसको मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन उसका असिस्टेंट जब रोकने की ट्राई करता है तो बस ये बोल रहा होता है कि मुझे यांसी से बात करनी है, यांसी आएगी तो सब कुछ ठीक होगा। उसे थोड़ा ठीक करने की ट्राई करता है, उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है कि लाइफ बस एक लड़की के जाने से नहीं रुकती, वो तुम्हारी बहन है और उसको खुश रहने का हक है। तभी हमें दिखा जाता है डैड कॉल करते हैं, इस बात की वजह से उसको घर जाना पड़ता है। और हमें दिखा जाता है उसका जो दोस्त था वो यांसी को कॉल करके बोलता है यांसी को उसके डैड ने बुलाया हुआ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, प्लीज वहाँ पर जाके उन दोनों को रोको। तभी वो बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, उन दोनों के बीच में जो भी होगा उसके लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांसी है वो बोलता है कि दरअसल कुछ बात है जो तुम्हें पता नहीं है।
यांजी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, पिछले 10 साल से वो मेडिसिन ले रहा था। तुम्हें उसने कभी बताया नहीं, ना ही कभी दादाजी को बताया। उसे लगता था कि ये चीज़ उनको इमोशनल कर देगा या फिर तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम हर्ट होगी। लेकिन आज जो हुआ है ना, उसमें वो बहुत इमोशनली ब्रोक डाउन है। जो भी उसने किया वो गलत था तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ जाके अंकल को रोको, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मैं बाहर वाला हूँ, तुम लोग फैमिली वाले हो। उसके बाद हमें दिखा जाता है डैड उसे कुत्तों की तरह पीट रहे होते हैं। वहाँ पर जाते हैं दादाजी, फू और यांसी। उसके बाद उन्हें रोकने की ट्राई करते हैं। डैड जब बोलते हैं कि हमारे फैमिली मैटर में मत आओ, तो वो बोलता है कि आप लोगों की फैमिली के साथ जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो, और इसके साथ जो हुआ है उसमें इसने कुछ की चीज़ें की है, लेकिन इसकी बीमारी के चलते हम इसको इसे छोड़ नहीं सकते। और आप टेंशन मत लो अंकल, आपकी कंपनी को एक आखिरी बार मैं बचाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोगों की फैमिली ने यांसी को पाल पोस के बड़ा किया है। इसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, तो इस बैग समझिए और आप अपने बेटे को इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, जानवर ने बोलकर वहाँ से वो लेके चले जाते हैं। और अगले सीन में दिखा जाता है जहाँ पर जब यांसी आंखें खोलता है तो वो अपने दोस्त को पूछता है यांसी कहाँ पर है, मुझे यांसी से बात करनी है, मुझे पता है यांसी समझ जाएगी। वो बोलता है ये लेटर पढ़ो। यांसी ने लेटर लिखा था उसके लिए, और उस लेटर में लिखा था कि हमदर्द में जो भी था वो एक अच्छा सा रिश्ता था। मैं शायद थोड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने उसको प्यार समझ लिया, और मैं आज बहुत खुश हुआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है, बहुत प्यार करता है वो, और मैं उसके साथ शादी करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो और सच को एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, और प्लीज़ तुम भी मुझे अपनी छोटी बहन मानो। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ भी मत करना, हमदर्द में कुछ नहीं हो सकता। उसे बहुत रिग्रेट था इस बात का कि उसने यांसी को अपने लाइफ से दूर किया। अगले सीन में जहाँ पर दादाजी दोनों को ब्लेसिंग देते हैं, और हमें दिखाया जाता है रात को इन दोनों की शादी होने वाला था, जिस बात की वजह से ढेर सारे डिजाइनर्स वहाँ पर ड्रेसेस लेके आए हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यांसी और वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, और दूर से यांसी सब कुछ देख रहा था, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दैट। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। कैसा लगा ड्रामा मुझे ज़रूर बताना। मेरे लिए ये वाला एक्टर जिसने वो का कैरेक्टर प्ले किया है नया है, लेकिन पर्सनली उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बताना कि इन 3 कैरेक्टर में से आपको कौन पसंद आया। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई विल बी बैक विथ अनदर ड्रामा सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर